हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में वायरमैन ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट मैराथन क्लास। ऑलरेडी आप सभी को पता होना चाहिए गाइस, फर्स्ट चैप्टर से फिफ्थ चैप्टर तक की जो फर्स्ट मैराथन क्लास है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे जो है उस क्लास का लिंक मैंने दे रखा है जहां से आप लोग उस क्लास को वॉच कर सकते हो। गाइस, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं 6 चैप्टर से 10 चैप्टर तक की मैराथन क्लास यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स वायरमैन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले हैं, चाहते हैं सीबीटी एग्जाम की शानदार तैयारी करना, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल और ऑफिशियल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रहने वाला है यूजी। यूजी का मतलब है गाइस यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। यूजी का मतलब है अंडरग्राउंड केबल और ये चैप्टर नंबर 6 है। ऐसे ही 6 उसके बाद में 7th 8th 9th 10th कंप्लीट जो सिलेबस है यहाँ पे आज अपना होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। गाइस, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोर से लेड शीट में करंट प्रवाहित होने के कारण कौन सा केबल दोष होता है। गाइस, कोर से मेन बिल्कुल सेंटर में कोर होगी, उसके ऊपर कुचालक परत होती है, उसके ऊपर जो है आपका लेड शीट होता है। तो कोर से लेड शीट में जो करंट जा रहा है उस दोष को हम क्या कहेंगे गाइस? उस दोष को हम बोलते हैं अर्थ दोष। कौन सा दोष बोलते हैं? अर्थ दोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में अर्थ दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने सामने है, 3.3 केवी से 11 केवी रेटिंग यूजी केबल बिछाने के लिए गहराई क्या होती है। 11 गाइस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 11 केवी रेटिंग तक की जो अंडरग्राउंड केबल है उसको बिछाने के लिए गहराई का मतलब है जो खाई हम खोदते हैं केबल को बिछाने के लिए, उस खाई की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए। तो 11 केवी तक की जो अंडरग्राउंड केबल्स है उसके लिए जो है गहराई होती है अपनी 0.9 मीटर, ठीक है। 0.9 मीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रेशर केबल किस प्रकार के होते हैं। गाइस, प्रेशर केबल जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए ऑयल फील्ड होते हैं। प्रेशर केबल जो है वो ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर के प्रकार दबाव होते हैं, ठीक है। यहाँ इस जो ऑप्शन है आंसर है उसी में नाम आ रहा है गैस प्रेशर। तो प्रेशर केबल जो है वो ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन क्योंकि टाइम अपने पास में इतना बचा नहीं है। नेक्स्ट है, केबल जोड़ का नाम क्या है। यहाँ पे ये देखिए केबल जोड़ जो बनाई गई है इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है यहाँ पे टी जोड़। ये तो दिख ही रहा है यार, देखो यार, यहाँ पे जो है ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है और ये यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कैसा बना, ये सीधा था, ऐसा हमने एक टर्न यहाँ पे निकाल लिया तो ये क्या हो गया? टी जोड़ हो गया, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सड़क पार करने के लिए अंडरग्राउंड केबल बिछाने की गहराई। सड़क पार करने के लिए जो है अंडरग्राउंड केबल बिछाने की जो गहराई है, यानी कि यहाँ पे भी वही सड़क है ऊपर से और इसके नीचे से अगर केबल बिछानी हो तो कितना गहरा जो है हम गड्ढा खोदेंगे, जो खाई है वो कितनी गहरी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अपनी 1 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआई केबल का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप यानी कि एक तरीके से एमआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ये तो बहुत इजी है, मिनरल इंसुलेटेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिनरल इंसुलेटेड। एम का मतलब होता है मिनरल और आई का मतलब है यहाँ पे इंसुलेटेड, मिनरल इंसुलेटेड, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के इंसुलेशन को एम्पायर टेप के रूप में भी जाना जाता है। किस प्रकार के इंसुलेशन को एम्पायर टेप विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। तो एम्पायर टेप जो है किसको जाना जाता है गाइज? वार्नियस्ड जो काम्ब्रिक होता है उसे हम एम्पायर टेप के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे सिंगल केबल बिछाने के लिए खाई की चौड़ाई कितनी है। सिंगल केबल बिछाने के लिए खाई की जो चौड़ाई है वो होती है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबलों की वोल्टेज रेटिंग क्या है। अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबलों की वोल्टेज रेटिंग जो है वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा सुपर टेंशन वोल्टेज केबल की बात कर रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल की बात कर रहा है तो उसके लिए जो है वोल्टेज रेटिंग रखी गई है 132 केवी से परे, मतलब 132 केवी से अधिक, ठीक है। 132 केवी से अधिक। नेक्स्ट देखो इसके बाद में है, यूजी केबलों को ओवरहेड लाइनों में लगे एयर ब्रेक स्विच से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉक्स का नाम।
अंडरग्राउंड केबल है उसको ओवरहेड लाइन के साथ जोड़ेंगे तो एयर ब्रेक स्विच का हम प्रयोग करेंगे। उस बॉक्स को क्या कहते हैं? उस बॉक्स को बोलते हैं ट्रीफरकेटिंग बॉक्स। ठीक है, ट्रीफरकेटिंग बॉक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राईफरकेटिंग बॉक्स उसे बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर केबल में आर्मरिंग का क्या कार्य है? गाइस आर्मरिंग जो है वो चोटों वगैरह से बचाती है, तो यांत्रिक चोट से बचाती है ये आर्मरिंग मीन बीच में कोर होती है, ठीक है, इंसुलेशन, लेड सीट, ठीक है, फिर इंसुलेशन, फिर यहाँ होती है आर्मरिंग या तो जीआई जो है उसकी या स्टील की बनी होती है, और ये इसके ऊपर फिर आपको पता है सर्विंग वाली परत होती है, ठीक है, तो बाहरी जो चोटें होती है यांत्रिक चोट उससे बचाती है इस केबल को, ठीक है, ये आर्मरिंग का कार्य होता है, आर्मरिंग। तो यहाँ पे जो है केबल से यांत्रिक चोट से बचने के लिए, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड केबल के नीचे उपयोग किए जाने वाले रबर इंसुलेशन का दोष क्या है? तो दोस्तों रबर इंसुलेशन का दोष जो है वो है नमी को अवशोषित करता है। रबर इंसुलेशन या देखो कठोर, यांत्रिक शक्ति उच्च, ये नहीं है, नमी को अवशोषित करता है। दोष, अगर रबर इंसुलेशन दोष का मतलब है नमी फिर अवशोषित होने लग जाएगी, ठीक है, नमी उसके अंदर पास होने लग जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के आर्मर के लिए किस सामग्री, अभी देखो मैंने बताया था जीआई स्टेट मतलब यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड जीआई के तार जो है, तार एक तरीके से वो काम में लेते हैं जीआई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का उपयोग क्यों करते हैं? गाइस बेडिंग का उपयोग जो है धातु आवरण को संरक्षण के लिए करते हैं, ठीक है, धातु आवरण एक्चुअल में ये पता है क्या है बेडिंग, आपने अगर पढ़ा हो तो बेडिंग जो है वो होती है, देखो सबसे पहले कोर, इंसुलेशन, उसके बाद में जो लेड शीट है वो, लेड शीट मतलब मेटालिक पत्ती, धात्विक पत्ती, इसके ऊपर की जो परत होती है उसे बेडिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? बेडिंग। फिर उसके ऊपर आर्मरिंग होती है, उसके ऊपर जो है सर्विंग होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो बेडिंग है ये अपनी जो धात्विक मेटालिक शीट है उसका रक्षा कवच है एक तरीके से। तो धातु आवरण मतलब मेटालिक शीट जो है उसको संसारण से बचाती है, जस्ट इसके ऊपर लगी होती है, और ये बेडिंग कहलाती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया अपना धातु आवरण को संरक्षण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न और मध्यम वोल्टेज केबल बिछाने की गहराई कितनी है? निम्न और मध्यम वोल्टेज केबल बिछाने की गहराई जो है 0.75 मीटर होती है। नेक्स्ट देखो, इंसुलेशन प्रणाली के अनुसार भूमिगत केबल का वर्गीकरण कौन सा है? भूमिगत केबल जो अंडरग्राउंड केबल है उसके लिए वर्गीकरण XLP है, ठीक है, इंसुलेशन प्रणाली के अनुसार XLP। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, एक्स का मतलब यहाँ पे क्रॉस है गाइस, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। और इंसुलेशन प्रणाली के अनुसार भूमिगत केबल का वर्गीकरण जो है वो XLP केबल के रूप में ही किया जाता है। किस प्रकार का केबल में दोष होगा यदि दो कंडक्टर के बीच इंसुलेशन दोष है? दो चालक उसके बीच में ही इंसुलेशन दोष हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट दोष। बोलो क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट दोष, ठीक है, ऑप्शन जो है शॉर्ट सर्किट कौन से में? सी में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि यूजी केबल प्रणाली का वोल्टेज विनियमन ओवरहेड लाइन की तुलना में बेहतर ओवरहेड लाइन? अरे क्यों है? क्योंकि यार इसके अंदर कम इंडक्टिव हानि होती है। क्या होती है? कम इंडक्टिव हानि, ठीक है, कम इंडक्टिव हानि होती है केबल में, अंडरग्राउंड केबल में, इसी वजह से जो है तुलना में बेहतर होता है वोल्टेज विनियमन। वोल्टेज विनियमन मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन, VR जिसे बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बाद में भूमिगत केबल में स्ट्रेटेड कंडक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? भूमिगत केबल में स्ट्रेटेड कंडक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? भूमिगत केबल में स्ट्रेटेड कंडक्टर का उपयोग जो है हम लचीलापन प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लचीलापन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के अंदर तो डक्ट पाइप का मतलब है पाइप डालेंगे पहले और फिर उसके अंदर जो है केबल बिछाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो रीजन भी समझो इसके पीछे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए करें क्योंकि भीड़ भाड़ है, मतलब गाड़ियां वगैरह, लोग वगैरह काफी चलेंगे, भीड़ भाड़ है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई दोस्त वगैरह भी आ जाएगा ना तो पाइप के अंदर आसानी से जो है केबल को अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे डक्ट पाइप वाली जो है वो सबसे बढ़िया विधि रहती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अंडर केबल में उपयोग की जाने वाली इंसुलेटेड सामग्री की विशेषता। इंसुलेटेड सामग्री जो है वो उच्च इंसुलेशन वाली होनी चाहिए। इंसुलेट सामग्री मतलब उसका इंसुलेशन प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेल्ट प्रकार के केबल आपको पता है यार, XLPE बेल्ट प्रकार, ठीक है, प्रेशर टाइप केबल, डिफरेंट टाइप के केबल्स है, LT, ST, ठीक है, EST, ठीक है, सुपर टेंशन, बहुत सारे टाइप्स के, जितने भी टाइप्स के केबल्स है वो सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पे बोला है बेल्ट प्रकार के केबल निम्न मध्य वोल्टेज के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि कम इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव होता है इनमें। क्या होता है? कम इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव होता है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही खाई में बिछी दो केबलों के बीच अंतर अक्षीय दूरी दो केबलों के बीच में जो है वो रखी जाती है गाइस 20 सेंटीमीटर। एक केबल यहाँ, एक केबल यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यूजी केबल में सर्विंग लेयर का उद्देश्य क्या है? यूजी केबल में सर्विंग लेयर का उद्देश्य जो है कवच को वातावरण से बचाना। सर्विंग लेयर जो है कवच को, धात्विक कवच को एक्चुअल में, देखो यार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट जो है, अच्छा, अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग होती है गाइस सबसे ऊपर वाली परत, ठीक है। तो ये एक तरीके से वातावरण, बाह्य वातावरण से बचाएगी, बाह्य वातावरण से बचाती है, तो इसीलिए जो है कवच को वातावरण से बचाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 kV से अधिक है तो किस प्रकार का केबल? और ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 kV से अधिक है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 11 kV से अधिक है, 33 kV से अधिक है, 66 kV से अधिक है, 132 kV से अधिक है। अभी क्वेश्चन ऐसा 132 kV से अधिक है तो XLPE केबल का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रेशर केबल्स का यूज करते हैं 132 kV से अधिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला 66 kV से अधिक है तो फिर कौन सा? प्रेशर केबल। देखो यार प्रेशर केबल हो गया 66 kV से अधिक वाले सबके लिए जो है एक तरीके से प्रेशर केबल का हम उपयोग करने लग जाते हैं, ठीक है, प्रेशर केबल। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, सुपर टेंशन केबलों की वोल्टेज रेटिंग कितनी है? सुपर टेंशन केबलों के लिए वोल्टेज रेटिंग जो है वो होती है गाइस सुपर टेंशन के लिए, तो सुपर टेंशन के लिए तो देखो यार, ये लो टेंशन 11 kV, हाई टेंशन 11 kV से अधिक 22 kV तक, ठीक है, और 22 से 33 ये होता है सुपर टेंशन। क्या होता है? सुपर टेंशन, ठीक है, 22 से 33 सुपर टेंशन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, XLPE केबल का पूर्ण रूप अभी आया था, अभी मैंने बताया भी था यार, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल बिछाने की किस विधि में जमीन में खाई खोदना और रेत में बिस्तर का केबल बिछाना शामिल है? जमीन में खाई खोदना और केबल बिछाना, किसमें? जमीन में सीधा बिछाना। डायरेक्ट लेइंग जो मेथड होता है ना, डायरेक्ट लेइंग, आप लोगों ने मेथड पढ़े होंगे, डायरेक्ट लेइंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों देखो यार, थोड़ा सा जो है फास्ट में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत पास में है, ज्यादा समय आप लोगों के पास में है नहीं, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके इसलिए थोड़ा सा फास्ट वे में अपन चल रहे हैं। एक अंडरग्राउंड केबल की बाहरी परत कौन सी होती है? बाहरी परत, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सर्विंग होती है भाई। एक केबल के अंदर सबसे पहले कोर होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर आप लोगों का ये होता है लेड एसिड की जो है धात्विक सी, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है बेडिंग होता है, बेडिंग के बाद में आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के बाद में सर्विंग होता है, राइट। तो लास्ट में सबसे भारी परत सर्विंग होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राउंड केबल के तहत 3 और कोर में कितने कोर होते हैं? 3 और आधे कोर में कितने कोर होते हैं? टोटल 4 हो गए यार, 3 तो ये हो गए और आधे, 3.5 कोर केबल बोलते हैं इसको, या फिर इसको 4 कोर केबल भी बोल सकते हैं, 4 कोर केबल भी इसको बोल सकते हैं। 3 होते हैं वो तो RYB तीनों के बराबर होंगे, और चौथा जो है वो न्यूट्रल वाला जो है वो होता है हाफ, इसीलिए आधा, ठीक है, इसीलिए बोला है ना 3 और फिर आधा, इसका मतलब है 3 तो RYB 3 फेज, और फिर जो न्यूट्रल है वो हाफ मोटाई का होता है, इसलिए 3 और आधा बोलते हैं, 4 कोर केबल कहलाती है। ये हो गया आपका 6 चैप्टर। इसके बाद में अपन चलते हैं 7 चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है घरेलू उपकरण फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए घरेलू उपकरणों से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ हम देखने वाले हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संयम रखिए गाइस, एग्जाम देना है आप लोगों को, अगर चाहते हो अच्छी तैयारी होना, थोड़ा सा जो है आप लोगों को स्टडी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है गाइस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का, क्या कारण है कि कुकिंग रेंज में कम तापमान सेटिंग में ओवन बहुत गर्म हो जाता है? ओवन बहुत गर्म हो रहा है गाइस, इसका मतलब है उसका थर्मोस्टेट जो है वो खराब हो गया। क्या हो गया? थर्मोस्टेट। आपको पता है ज्यादा गर्म हो रहा है मतलब उसका थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक ऑफ नहीं हो रहा, तो थर्मोस्टेट ही तो है जो उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर होने से रोकता है, तुरंत जो है वो ऑन ऑफ कर देता है उसको, ठीक है।
वो थर्मोस्टेट जो है वो उसका खराब हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर में पानी गर्म न होने का कारण क्या है। अब पानी गर्म नहीं हो रहा था यार, इसका तो बहुत ही ईजी है कि बर्न आउट जो हीटिंग तत्व है वो क्या है, एक तरीके से बर्न आउट हीटिंग तत्व। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि हीटिंग तत्व जो है ना बर्न आउट हो गया, बर्न आउट मतलब जल गया, तो पानी गर्म नहीं हो रहा, हीटिंग तत्व खराब हो गया। ठीक है, हीटिंग तत्व क्या हो गया, उसका खराब हो गया, एक तरीके से बर्न आउट हो गया। बर्न का मतलब होता है ना जलना, तो बर्न आउट मतलब जल गया वो, ठीक है, जल गया वो, वर्क नहीं कर रहा। हीटिंग तत्व मतलब वो एलिमेंट जो गर्म करता है, ठीक है। हाँ, किसका बना होता है हीटिंग तत्व, ये आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक केतली में किस दोष के कारण संचालन को बिजली का झटका लगता है। संचालक को, संचालक मतलब ऑपरेटर को बिजली का झटका लगता है, तो ग्राउंड त्रुटि बोलते हैं गाइस। मतलब जो आपकी विद्युत केतली है, मैं शॉर्ट में बना देता हूं, उसमें क्या है, एक तरीके से बॉडी के अंदर करंट लीकेज हो रहा है, इस वजह से कोई आदमी इसको प्रचालित कर रहा है, आदमी इसको पकड़ रहा है, तो उसके जो है एक तरीके से झटका लग रहा है, झटका लग रहा है। इस दोष को हम ग्राउंड दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं, ग्राउंड त्रुटि बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस सामग्री का, इलेक्ट्रिक गीजर हल्का स्टील प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण जो है वो हल्का स्टील का होता है, और गीजर के अंदर के जो टैंक होता है वो तांबे का होता है। ठीक है, बाहरी आवरण जो हल्का स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉसपैन प्रकार की इलेक्ट्रिक केतली में कौन सा भाग उष्मा रोधक के रूप में कार्य करता है। कौन सा भाग उष्मा रोधक के रूप में, एस्बेस्टस सीट। देखो, एस्बेस्टस सीट जो है वो काफी जगह प्रयोग में लेते हैं, जैसे अपना इलेक्ट्रिक आयरन था पहले वाला, आजकल तो क्या है वो हीटिंग एलिमेंट वाला काम में लेने लगे। पहले वो पत्ता सा यूज में लेते थे, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के लिए पत्ता टाइप का, ठीक है, वहां पे एस्बेस्टस सीट ही यूज में लेते थे। एस्बेस्टस सीट जो है उसके ऊपर रखी जाती थी, तो वो उष्मा रोधक के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पे सॉसपैन प्रकार की इलेक्ट्रिक केतली के अंदर भी जो है इसका यूज करते हैं। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एक कुचालक पदार्थ होता है गाइस, ठीक है, बहुत ही कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ पथ का कार्य क्या है। ये बोल रहा है एसी उपकरणों में एसी आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ पथ का क्या कार्य है। तटस्थ पथ का कार्य होता है करंट वापसी पथ प्रदान करना। ठीक है, करंट वापसी पथ, रिटर्न पाथ जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो राइट आंसर हो गया इसका अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडक्शन हीटर में खाना पकाने के लिए किस धातु, इंडक्शन हीटर में, इंडक्शन हीटर, आजकल इंडक्शन चूल्हे आने लग गई, ठीक है, उसमें इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर जो है हीट उत्पन्न हो जाती है और जो भोजन है वो पक जाता है। ठीक है, तो किस धातु के पेन का उपयोग करते हैं, वहां पे जो है गाइस स्टेनलेस स्टील प्रकार का पेन हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टैंक के अंदर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए तो कौन सा भाग गीजर का रक्षा करता है। कौन सा भाग जो है गीजर की रक्षा करता है, वहां पे जो है फ्यूजिबल प्लग जो है, फ्यूजिबल, ये बोल रहा है अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए तो फ्यूजिबल प्लग, एक तरीके से फ्यूज हो जाएगा, ऐसा प्लग होता है उसमें, वो उसकी रक्षा करेगा। यार रक्षा तो फ्यूजिक तो करता है, तो फ्यूजिबल प्लग जो है ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर में थर्मोस्टेट कैसे जुड़ा होता है। गीजर में थर्मोस्टेट जो है गाइस वो जुड़ा होता है हीटिंग तत्व के साथ श्रेणी में। हमेशा देखो यार, जो थर्मोस्टेट है ना वो सीरीज में ही जुड़ा होगा, ठीक है, हीटिंग तत्व के साथ। हीटिंग तत्व मतलब जो अंदर उष्मा उत्पन्न करेगा, जैसे मान लो कि ये हीटिंग तत्व है, ठीक है, और ये आप लोगों का थर्मोस्टेट स्विच यहाँ पे लगा देंगे, थर्मोस्टेट स्विच जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, हीटिंग एलिमेंट की श्रेणी क्रम में हो गया, सीरीज में हो गया, श्रृंखला में हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनंसिएटर पैनल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गाइस एनंसिएटर पैनल में जो है हम उपयोग करते हैं बजर का। एनंसिएटर पैनल में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, बजर का, ठीक है। बजर क्या होता है, एक रिंग के जैसे होता है, घंटी जैसे होती है ना विद्युत घंटी, वैसा ही बजर होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचों का उद्देश्य। हीटर बेस प्लेट में, हीटर बेस प्लेट आप लोगों ने देखी होगी, विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचों का उद्देश्य क्या है। सुरक्षा खांचे होते हैं छोटे छोटे, हीटिंग तत्व को मजबूती से जकड़ना, ये कार्य होता है उनका, हीटिंग तत्व को मजबूती से जकड़ना, ताकि ज्यादा हिले डुले नहीं इधर उधर ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन ए के अंदर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में कौन सा विद्युत प्रभाव से गैंग प्रकार विद्युत घंटी काम करता है। गैंग प्रकार विद्युत घंटी किस तरह से काम करता है, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व के रूप में जो है, अभी मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि बताना कि कमेंट करके हीटिंग तत्व के रूप में कौन सा एलिमेंट होता है, तो नाइक्रोम होता है। निक्रोम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये नाइक्रोम है गाइस, क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु का बना होता है, नाइक्रोम होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये एक्स है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये तो आपको पता है यार बाउल रिफ्लेक्टर है। क्या है? बाउल रिफ्लेक्टर। आपको दिख ही रहा है ना, शक्ल से दिख रहा है बाउल रिफ्लेक्टर है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है और ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर बेल की तुलना में सिंगल स्ट्रोक बेल का मुख्य अंतर क्या है? सिंगल स्ट्रोक बेल का मुख्य अंतर जो है वो होता है यह लगातार नहीं बजता भाई। सिंगल स्ट्रोक, ये देखो इंटरप्रेटर बेल है और ये सिंगल स्ट्रोक है, तो ये जो है लगातार नहीं बजता। नेक्स्ट देखो, ऑटोमेटिक प्रेस में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? थर्मोस्टेट ऑन ऑफ करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया अपना तापमान को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गीजर के एक्स, एक्स क्या है? एक्स ये तो आप बता दो कि भाई एक्स क्या है। हीटिंग एलिमेंट ही है यहाँ पे। एक्स जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ये दिख रहा है, शक्ल से दिख रहा है कि हीटिंग एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में देखो, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? विद्युत इस्त्री ये जो है ना, ये क्या है? ये तो आपको पता है यार, सोल प्लेट ही है, तो इसका राइट आंसर हो गया सोल प्लेट, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामग्री हीटिंग एलिमेंट तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है? फिर से क्वेश्चन आ गया नाइक्रोम। देखो अभी मैं बोला था निक्रोम, वहां पे लिखा हुआ था नाइक्रोम होता है एक्चुअल में, देख लो यहाँ पे नाइक्रोम सही से लिखा हुआ है नाइक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है यहाँ पे एक्स के रूप में देखो यार, ये रहा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मतलब विद्युत चुंबक, सोलेनॉइड परिनालिका जिसे बोलते हैं, विद्युत चुंबक जिसे बोल सकते हैं, सोलेनॉइड ही तो है ये। क्या है? सोलेनॉइड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये 7 चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं 8 चैप्टर की ओर। घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण फर्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो 7 चैप्टर था। अब है घरेलू उपकरण सेकंड, और ये है 8 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही बेसिक और नॉर्मल से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग जो है एंड तक बहुत ही पेशेंस और कंसंट्रेट करके जो है क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ताकि गाइस सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है, सीलिंग फैन में कितनी वाइंडिंग होती है? सीलिंग फैन में तो यार 2 वाइंडिंग होती है, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग 2 वाइंडिंग होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशन सिस्टम में कंप्रेसर का मुख्य उद्देश्य। कंप्रेसर का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि एयर सिस्टम के चारों रेफ्रिजरेटिंग प्रसारित करता है। यार कंप्रेसर जो है ना, रेफ्रिजरेटिंग मतलब जो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, मतलब जो कूलिंग का गैस वगैरह, जो सीएफसी गैसेस वगैरह कूलेंट जो होता है, उसको चारों तरफ भेजता है, चारों तरफ प्रसारित करता है, उसको भेजता है प्रेशर से, ठीक है। इसीलिए कंप्रेसर का उपयोग यही होता है। राइट आंसर हो गया अपना, यह सिस्टम के चारों रेफ्रिजरेंट प्रसारित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के लिए हम कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं? गाइस इसके लिए डबल मान संधारित्र, मतलब 2 कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन जो है 2 डबल कैपेसिटर रन मोटर जो है एक तरीके से हम यूज में, ये जो है डबल मान, ये वाली कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन नहीं, सिर्फ स्टार्ट इंडक्शन है यहाँ पे। ये रहा डबल मान, मतलब 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं, एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में और एक कैपेसिटर रनिंग में, ठीक है। तो डबल मान कैपेसिटर हम उपयोग करते हैं एयर कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेबल फैन में किस प्रकार की बीयरिंग होती है? गाइस टेबल फैन में तो जो है आस्तीन बीयरिंग होती है। कौन सी होती है? आस्तीन बीयरिंग, ठीक। बॉल बीयरिंग नहीं होती, रोलर बीयरिंग नहीं होती, सुई बीयरिंग नहीं होती। आस्तीन बीयरिंग जो है वो कहलाती है अपनी किसमें? टेबल फैन में जो लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सर का योजनाबद्ध आरेख एक्स के रूप में चिन्हित भाग। एक्स के रूप में, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स जो है ओवरलोड रिले को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ये तो अपना स्पीड कंट्रोल वाला स्विच हो गया, ठीक है। यहाँ ये जो है आप लोगों का क्या क्या हो गया? ओवरलोड रिले हो गया। क्या है ये? ओवरलोड रिले। से संकेत से देखने से पता चल रहा है कि रिले है, और यहाँ पे ओवरलोड रिले है, यानी कि अचानक से मान लो मिक्सर ग्राइंडर है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, ओवरलोड, उसमें करंट का मान बढ़ गया, ओवरलोड की कंडीशन में ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? ऑफ कर देगा, ऑफ कर देगा, मोटर की वाइंडिंग को बचाएगा, ठीक है। तो ओवरलोड रिले का जो है ये संकेत एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, रेफ्रिजरेटर में एक्स अंकित भाग, एक्स अंकित भाग जो है ये देखो यार, ये एक्स है, और एक्स अंकित भाग जो है वो किसको, ये थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा डायग्राम, बट ये जो है एक्चुअल में कंप्रेसर को इंगित कर रहा है। किसको बता रहा है? कंप्रेसर को। एक्स जो है वो कंप्रेसर को बता रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट पंप असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है गाइस वो है आपका फुट वाल्व, ठीक है। स्ट्रेनर फुट वाल्व जो है इसे हम कहते हैं स्ट्रेनर फुट वाल्व, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन अवतल प्रकार की डिस्क से सुसज्जित है? अवतल प्रकार की डिस्क से कौन सी वॉशिंग मशीन? पल्सेटर वॉश, ठीक है। कौन सा? पल्सेटर वॉश। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस का नाम क्या है? ये डिवाइस का नाम क्या है? ये तो आप बता ही दोगे यार, फैन रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर।
फेन रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक, साधारण नहीं है ये, इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, गोल गोल घूमेगा ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फेन रेगुलेटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? डिस्चार्ज पोर्ट है या इम्पेलर है? तो ये इम्पेलर ही है, बिल्कुल। क्या है? इम्पेलर है। क्या है? इम्पेलर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इम्पेलर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में किस प्रकार की विद्युत, घरेलू रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में अभी आया था ये क्वेश्चन। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो समझना, वहां पे जो है वो था। ओके ओके ओके, देखो यार थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ये आंसर जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के लिए बोल रहा है। ओके ओके, देखो दो तरीके के रेफ्रिजरेटर होते हैं, एक होते हैं बड़े और एक होते हैं थोड़े नॉर्मल से। अपना जो जैसे कूलिंग के पर्पज से, जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, वहां पे तो 2 मूल्य कैपेसिटर आएगा। ठीक है, डीप फ्रीजर वाला जो होता है ना बड़ा, वहां पे क्या होगा? 2 मूल्य कैपेसिटर। और घरेलू जो नॉर्मल से कंप्रेसर की बात करें तो फिर वहां पे यही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर ये आया है। समझ रहे हो? घरेलू रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में पूछे तो आप लोग जो है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर बताओगे, और डीप फ्रीजर वाला जो है जिसमें आइसक्रीम वगैरह जो बड़े लेवल के आते हैं, वहां पे जो है 2 मूल्य कैपेसिटर प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये रहा एक्स के रूप में चिन्हित भाग। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पुली। ये तो दिखने से, शक्ल से पता चल रहा है ये क्या है? पुली है। ठीक है, क्या है? पुली। तो राइट आंसर हो गया इसका पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पंप सक्शन पाइप के बिना काम करता है? सक्शन पाइप मतलब जो ऊपर की तरफ खींचने वाला पाइप होता है, उसको सक्शन पाइप बोलते हैं। उसके बिना काम करता है सबमर्सिबल पंप। क्या है? सबमर्सिबल पंप। देखो समझना यार, एक पंप ऐसा होता है जो पंप ऊपर लगाते हैं और पाइप नीचे रहता है, उसके सक्शन पाइप होता है। और सबमर्सिबल पंप जो होता है ना, सबमर्सिबल पंप, वो डायरेक्टली पानी के अंदर डाल देते हैं, डायरेक्टली नीचे ही लगा देते हैं। वहां सक्शन पाइप की जरूरत ही नहीं होती, वो नीचे से पानी को डायरेक्टली खींचेगा, पानी के अंदर ही डाल देते हैं सबमर्सिबल पंप को। तो सबमर्सिबल पंप में जो है सक्शन पाइप की जरूरत नहीं होती। सबमर्सिबल जो पंप है उसमें सक्शन पाइप की हमें जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि टेबल फैन की मोटर भारी गर्मी से चलती है तो इसका कारण क्या है? ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो रही है तो इसका कारण जो है वो है घिसी पीटी धातु की बूस्ट। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, वेट ग्राइंडर में कौन सी मोटर? वेट ग्राइंडर जो है उसमें गाइस हम यूज में लेते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर वेट ग्राइंडर में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, वेट ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर के किस भाग का उपयोग रेफ्रिजरेंट की पंपिंग क्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है? रेफ्रिजरेंट की पंपिंग क्रिया प्रदान करने के लिए जो है हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंप्रेसर का। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन माइक्रो प्रोसेसर सक्षम प्रोग्राम के साथ काम करती है? स्वचालित वॉशिंग मशीन। कौन सी? स्वचालित वॉशिंग मशीन। कौन सी मशीन? स्वचालित वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खाद्य मिक्सर में पुरुष कपलिंग मेल कपलिंग के साथ जार कपलिंग की ढीली फिटिंग हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस ये तो आपको बता दोगे यार, ढीली कपलिंग हो तो जार कपलिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ढीली है, ढीली फिटिंग है तो जार कपलिंग क्या हो जाएगी? क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जार कपलिंग जो है अपनी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉशिंग मशीन में पानी को ऊपर की ओर प्रोपेल किया जाता है? कौन सी वॉशिंग मशीन में पानी को ऊपर की तरफ प्रोपेल किया जाता है? तो होता है पल्सेटर वॉश। कौन सा होता है? पल्सेटर वॉश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, एसी के लगातार चलने लेकिन कूलिंग इफेक्ट न होने के कारण क्या है? कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? रेफ्रिजरेंट लीक हो गया है। क्यों लीक हो गया? रेफ्रिजरेंट जो है उसका लीक हो गया, इसीलिए तो वो कूलिंग नहीं कर रहा। लगातार चल तो रहा है लेकिन कूल नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 8 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, 9th और 10th बाकी है, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, हिम्मत रखिए गाइस। इसके बाद में बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर में अपन पहुंच चुके हैं और ये देखिए चैप्टर का नाम है वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग चैप्टर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फुल पिच वाइंडिंग। तो गाइस फुल पिच वाइंडिंग जो है वो होती है अपनी, जिसमें अपना कुंडलन पिच मतलब कोयल पिच और पॉल पिच जो है वो दोनों इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, फुल पिच मतलब कॉयल पिच और ध्रुव पिच, पॉल पिच। पॉल पिच मतलब जितना पोल पिच है उसी लेवल पे वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा नेक्स्ट पोल पे डाला जाए, तो इसको बोलते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है अपना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फोल्ड का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? शॉर्ट और ओपन का, इसके लिए तो आंतरिक रोलर का उपयोग करते हैं, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? वाइंडिंग किस प्रकार की होती है गाइस? यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, बट आप लोग जो है यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित वाइंडिंग। कौन सा हो जाएगा? संतुलित वाइंडिंग। थोड़ा सा डायग्राम देखिए, ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में है एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? ये तो आप लोग बता ही दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है ये जो है, ये कौन सी वाइंडिंग के लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड संकेंद्रित वाइंडिंग, ठीक है, संकेंद्रित वाइंडिंग। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का वर्णन किया गया है? यहाँ पे वाइंडिंग का कौन सा परीक्षण किया जा रहा है? ये तो प्रतिरोध परीक्षण कर रहे हैं भाई। कौन सा? प्रतिरोध परीक्षण, ठीक है, रेजिस्टेंस टेस्ट जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? इस एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है गाइस? इसका नाम है संपूर्ण कुंडल वाइंडिंग, ठीक है, संपूर्ण कुंडल वाइंडिंग जो है इसका नाम है। पोल जहाँ पे है वहीं पे जो है वाइंडिंग की जा रही है, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण। फुल जो है, फुल पिच वाइंडिंग बोल दो या फुल कुंडल वाइंडिंग जो है इसे हम बोल सकते हैं संपूर्ण कुंडल वाइंडिंग। नेक्स्ट जो है, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन, अरे 120 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है यार। 3 फेज के लिए 120 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री, 120 और 120 3 फेज में, ठीक है। सिंगल फेज में 90 डिग्री रखा जाता है, ये याद रखना आप लोग। एक्स अंकित कॉलर का कार्य क्या होता है? एक्स अंकित कॉलर का कार्य जो है, एक्स अंकित जो है इसका कार्य होता है गाइस, फील्ड के चारों ओर इंसुलेट प्रदान करना। फील्ड के चारों ओर जो है इंसुलेशन प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फील्ड जो है उसके चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में पोल पिच ज्ञात करने के लिए, पोल पिच ज्ञात करने के लिए कौन सा होता है? स्लोट की संख्या बटे पोल्स की संख्या। अरे कितने स्लोट हैं, ठीक है, और पोल, एक पोल जो है उसके सामने कितने स्लोट हैं, इससे हम जो है पोल पिच ज्ञात करते हैं, स्लोट की संख्या बटे पोलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग? 3 फेज मोटर में जो है हम वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लेप नहीं करते, वेव नहीं करते, डुप्लेक्स, ये होती नहीं भाई। यहाँ पे जो है वाइंडिंग कौन सी होगी? 3 फेज के लिए वितरित प्रकार की वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? एसी सिंगल फेज मशीनों के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग? कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं हम, संकेंद्रित वाइंडिंग का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग का नाम क्या है? वाइंडिंग का नाम जो है वो है डबल लेयर वाइंडिंग। क्या है? डबल लेयर वाइंडिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग कौन सी है? फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग जो है वो है गाइस अपनी कुंडल पिच कम रहेगी उसकी, पॉल पिच जो है वो कम रहेगी और कुंडल पिच जो है वो ज्यादा रहेगी। इसको फ्रैक्शनल पिच लॉन्ग कॉर्डेड, लॉन्ग है ना, तो कुंडल पिच जो है वो ज्यादा रहेगी, पॉल पिच जो है वो कम रहेगी, लॉन्ग कॉर्डेड बोलेंगे उससे, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना, ऑप्शन जो है ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसके बाद में वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो वाइंडिंग है गाइज ये है लैप वाइंडिंग के ऊपर फ्लैट लूप, ठीक है। ये देखो वाइंडिंग के जितने भी सिंबल्स है ना उससे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेना। वाइंडिंग वाले चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही पूछेगा वो, ठीक है। और इनका डायग्राम देखो और जो है उसका नाम याद रख लो, बस इसका सिंपल सा शॉर्टकट यही है कि आप लोगों को सारे के सारे जो संकेत है विभिन्न प्रकार की वाइंडिंग के वो सारे लर्न करने पड़ेंगे। तो ये जो है लैप वाइंडिंग के ऊपर फ्लैट लूप जो वाला जो है वाइंडिंग यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग में अलग अलग पिचों पर कॉयल पर पोल पर फेज की संख्या से अधिक होती है? गाइस किस प्रकार की वाइंडिंग में? लैप वाइंडिंग के ऊपर फ्लैट लूप में ही ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री, 6 पोल है ना, तो 180 से गुणा कर दो भाई, 180 को 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 18 6 की 108, 1080, क्या आएगा? 1080। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने पोल है उसको जो है 6 से गुणा कर दो, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 चरण 36 स्लॉट 18 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के संदर्भ में चरण विस्थापन की गणना करो। चरण विस्थापन की यहाँ पे गणना करेंगे तो 6 स्लॉट आएगा, कितना आएगा गाइस? 6 स्लॉट। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? कमेंट करके बताना, देखिए इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो 3 चरण वाइंडिंग का नाम, ये तो लघु तारयुक्त वाइंडिंग हो गई, शॉर्ट हो गई ना। अरे यार पोल पिच से कम है तो लघु हो गई, लघु मतलब शॉर्ट, शॉर्ट मतलब यहाँ पे
शॉर्ट सर्किट वाला नहीं, शॉर्ट मतलब कम, छोटा, कम कम, ठीक है, कम मतलब शॉर्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया अपना जो है लघु तारयुक्त वाइंडिंग, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग का नाम। मैंने अभी आप लोगों को बताया जितने भी वाइंडिंग के डायग्राम्स है वो सारे के सारे देख के आप लोग जो है उनके नाम याद रख लेना। तो ये जो है ये स्केन वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? स्केन वाइंडिंग, ठीक है, स्केन वाइंडिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस प्रकार की वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? किस प्रकार की वाइंडिंग का चित्रण किया गया है यहाँ पे? तो ये देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग का चित्रण यहाँ पे किया गया है। कौन सी है? सिंगल लेयर चित्रण, ठीक है, सिंगल लेयर चित्रण, सिंगल लेयर वाइंडिंग का जो है चित्रण यहाँ पे किया गया है। इस तरीके से 9 चैप्टर भी जो है दोस्तों अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बढ़ने वाले हैं लास्ट और अंतिम चैप्टर जो रहने वाला है 10 चैप्टर, ठीक है। तो 10 चैप्टर का नाम है सिंगल फेज मोटर की समस्या निवारण और आकलन एवं लागत, ठीक है, कि कैसे उनमें जो भी दोष वगैरह होते हैं उनका निवारण हम कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सिंगल फेज मोटर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो गाइस आप लोग जो है यहाँ पे एंड तक पेशेंस जरूर रखिए। आप लोगों के एग्जाम्स में अगर आप लोग चाहते हो अच्छे मार्क्स मिले, देखिए यहाँ पे ये क्लासेस जो है फुल माइंड कॉन्सेंट्रेट करके वॉच करना कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में वितरण बोर्ड कौन सा, वितरण बोर्ड का स्थान कौन सा है? गाइस वितरण बोर्ड जो है उसका स्थान होता है लोड सेंटर के पास। लोड सेंटर के पास में ही तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम लगाते हैं ताकि वितरण बोर्ड से हम फटाफट जो भी लाइट वगैरह है, पंखा है, जो भी अपना लोड है उन सबको क्या कर सके, ऑन ऑफ कर सके, ठीक है। तो वितरण बोर्ड जो है वो इनके पास में ही रहना चाहिए। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यार ये जो वायर है ना ये ज़्यादा लंबा नहीं लगाना पड़े, इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह फालतू एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर डीसी में भी काम कर सकती है? तो ये तो आपको पता होगा यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होता है गाइस स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसके श्रेणी क्रम में ही आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वो लगा होता है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, यहाँ से जो है ये हटा देता है उसको। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो है रिमूव कर देता है। ये आपके रनिंग और मेन वाइंडिंग होती है, सप्लाई के साथ डायरेक्टली शंट में जुड़ी रहती है, ठीक है। ये रोटर होता है यहाँ पे। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होगा वो क्या करेगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे मोटर लगभग 70-75% अपनी रेटेड स्पीड का प्राप्त करती है तो उसके बाद में जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने का, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनई कोड का पूर्ण रूप क्या है? एनई कोड गाइस, एनई कोड जो है वो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता, ठीक है। नेशनल जो अपने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो है यहाँ पे, तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एनई रूल्स, ठीक है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया अपना ये वाला नहीं होगा भाई, राष्ट्रीय विद्युत संहिता जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं कोड, ठीक है, एनी कोड। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुण होता है? बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुण कौन सी मोटर में होता है? यूनिवर्सल मोटर में होता है। कौन सी मोटर में? यूनिवर्सल मोटर में। तो ऑप्शन जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण विधि में एक संधारित्र को केंद्र प्रसारक स्विच से क्यों जोड़ा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ही बोल रहा है ये, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसी को केंद्र प्रसारक स्विच बोल रहा है। उससे क्यों जोड़ते हैं गाइस? संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए, ठीक है। संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए वहां पे हम कनेक्ट करते हैं इसको। तो राइट आंसर जो है अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे रोटर जो स्क्वायरल केज रोटर टाइप होता है, वहां पे स्क्वायरल केज, ठीक है, जिसमें छड़ें होती है, छड़ें लगी होती है, तो उस प्रकार का रोटर जो है हम वहां पे प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? गाइस टेबल फैन में जो है देखो समझना यार, छोटा टेबल पंखा हो तो शेडेड पोल मोटर काम में लेते हैं। टेबल फैन में कौन सी मोटर? अब यहाँ पे स्थायी कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर आंसर दे रखा है। एक्चुअल में देखो यार समझना दोस्तों, टेबल फैन जो है उसमें शेडेड पोल मोटर ही आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर भी कई कई जगह काम में लेते हैं, बट ये देखना होगा थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इसमें शेडेड पोल भी दे रखा है ऑप्शन और ये भी दे रखा है, तो थोड़ा सा डाउटफुल वाला है, क्योंकि कुछ मोटरों में जो है शेडेड पोल मोटर भी काम में लिया जाता है और कुछ जगह जो है स्थायी कैपेसिटर भी काम में लेते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे IE कोड सिफारिश के अनुसार केबलों के 37 रन की ऊंचाई, 36 रन की ऊंचाई जो केबलों की होती है वो होती है 2.5 मीटर। कितनी होती है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि मोटर चालू होने के बाद केंद्र प्रसारक स्विच अभी बंद स्थिति में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर बंद ही है, क्लोज ही है, तो फिर वो हटा नहीं पाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा नहीं पाएगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है बर्न आउट मतलब जल जाएगी। ठीक है, बर्न आउट मतलब है जलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज प्रतिरोध प्रकार इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग सर्किट में अधिक प्रतिरोध होता है? तो ऑक्सिलरी में अधिक प्रतिरोध होता है, ऑक्सिलरी में अधिक प्रतिरोध होता है। और जो रनिंग होती है ऑक्सिलरी को ही हम स्टार्टिंग भी बोलते हैं, ये भी याद रखना भाई, स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी इसी को बोलते हैं। इसका प्रतिरोध अधिक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बस बार सिस्टम सचित्र है? ये कौन सा बस बार सिस्टम है? तो गाइज ये है 8 बार सिस्टम। ठीक है, कौन सा है? 8 बार सिस्टम। कौन सा है गाइज? 8 बार सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकल चरण मोटर टेप्ड फील्ड नियंत्रण कार्य करती है? टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि कार्यरत करती है। तो टेप्ड फील्ड जो है वो तो आप लोगों का यूनिवर्सल मोटर में होता है। टेप्ड फील्ड का मतलब है जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना, उस सीरीज वाइंडिंग में एक टेपिंग यहाँ से निकाले, एक टेपिंग यहाँ से, एक टेपिंग यहाँ से। ठीक है, यानी कि जो है फिर वो उस टेपिंग के हिसाब से, जैसे अपन स्विच को घुमाते हैं ये कौन सी टेपिंग पे है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी स्पीड चलती रहती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया अपना यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में जो है टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर प्रकार की है? कम्यूटेटर प्रकार की जो है वो होती है गाइस रिपल्सन मोटर, जिसे हम प्रतिकर्षण मोटर बोलते हैं। ठीक है, रिपल्सन प्रतिकर्षण मोटर हम इसे बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 415 वोल्ट के लिए घटकों और रेसवे के बीच की दूरी क्या है? घटकों और रेसवे के बीच की दूरी 50 mm होती है। 415 वोल्ट के लिए कितनी होती है? 50 mm, 50 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग किस कनेक्शन से किया जाता है? फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग किस कनेक्शन से किया जाना है? कौन से कनेक्शन से? पेंडेंट लैंप से। ठीक है, पेंडेंट लैंप, फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग जो है पेंडेंट लैंप। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का बहुस्तरीय इमारत में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया भी है। बहुस्तरीय इमारत में किस प्रकार की वाइंडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे जो है हम ट्री सिस्टम, एक्चुअल में ट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ट्री सिस्टम, ट्री लिख रहा है, ट्री सिस्टम है भाई। कौन सा है? ट्री सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कंटीजेंसी एस्टीमेट लगाने के लिए कुल लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? कुल लागत का वहाँ पे 0.05 जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बताना कि कंटीजेंसी एस्टीमेट होता क्या है एक्चुअल में। कंटीजेंसी एस्टीमेट लगाने के लिए बोल रहा है ना ये, तो ये होता क्या है? कौन सा एडजस्टमेंट होता है? ठीक है, एस्टीमेट, कौन सा एस्टीमेट जो है ये होता है जो हम 0.05% जो है जोड़ते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में, केंद्र प्रसारक स्विच के बिना कौन सी मोटर संचालित होती है? तो स्थायी संधारित्र हो जाएगी यार। स्थायी संधारित्र मतलब परमानेंट रूप से कैपेसिटर जुड़ा रहता है, उसमें कैपेसिटर को हटाने की जरूरत नहीं होती। तो वहां पे जो है परमानेंट स्थायी संधारित्र मोटर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। फैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? ये स्प्लिट फेज के लिए, एक फेज को दो फेजों में विभक्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, नॉर्मली फैन मोटर की बात कर रहा है ये। ठीक है, वैसे तो पावर फैक्टर भी सुधारता है, देखो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में फैन वगैरह जो है सिंगल फेज होते हैं, तो इसमें क्या है, सिंगल फेज से कोई भी मोटर घूमेगी नहीं, दो फेज कम से कम होना जरूरी है। तो दो फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है वहाँ पे स्प्लिट फेज जो है करने के लिए जो है हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, संधारित्र जो है जोड़ते हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर हो गए गाइस। आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर तैयार करना। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।